हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 35। कल हम लोगों ने 34 का डिस्कशन किया था और इस समय चल रहा है 26 जुलाई को जो पेपर हुआ था वो, और 26 जुलाई का शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट है 3। ठीक है, तो एक शिफ्ट इसमें और बचेगी। शिफ्ट 4 होने के बाद फिर आ जाएंगे 27 में। 27 में 3 ही शिफ्ट हैं, उसके बाद सीजीएल का आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे कि सीजीएल में जितने एंटोनिम आए थे, सीजीएल में जितने सिनोनिम आए थे, वन वर्ड आए थे, इस तरह के क्वेश्चन सेगमेंटेड करेंगे। एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, उनको अलग करके उन्हें सॉल्व करेंगे, सारी एरर्स कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसको करने का प्लान है मेरा। ठीक है, तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा मेरे इस प्लान पर। उसके बाद फिर और सीजीएल एसएससी का ही कोई और सेगमेंट आगे बढ़ाएंगे। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। और चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार हैं वो लोग पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप उसके मेंबर बन जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको डेली पीडीएफ मिलता रहेगा, पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज का कैसा रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अंडरलाइन पोर्शन दिया हुआ है ये, उसके लिए कह रहे हैं कि आप वन वर्ड बताओ, एक वर्ड में इसके लिए बताओ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ लिखा है बीइंग अ प्रैक्टिकल लायर, प्रैक्टिस्ड लायर। प्रैक्टिस्ड लायर का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलने की जिसकी खूब एक्सरसाइज हो, खूब प्रैक्टिस हो, ये लायर दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी खूब झूठ बोलने का जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसने झूठ बोलने की खूब प्रैक्टिस की हो। उसके बाद यहाँ लिखा है कि इट वाज टोटली नॉर्मल। अब ये पूरी तरह से नॉर्मल होगा उसके लिए कि टू अटर अ कंप्लीट एंड ब्लैटेंट लाई, वो एकदम पक्की झूठ बोले। देखो, जिसको झूठ बोलने का लंबा एक्सपीरियंस होता है, जिसको खूब प्रैक्टिस होती है, वो बहुत पक्की झूठ बोल लेता है। अब झूठ बोलने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आप ले सकते हो? ब्लास्फेमी। देखो, ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है इंटरनेशनल लेवल पर ये वर्ड ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? ईश निंदा। ईश निंदा समझ रहे हैं आप? किसी भी देवी देवता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के देवी देवता के बारे में जब हम कुछ अपशब्द या कुछ खराब वचन बोलते हैं, उसे कहते हैं ईश निंदा। ठीक है, तो ये होता है ब्लास्फेमी। तो ये हमारा आंसर तो है नहीं। फाल्सहुड मतलब झूठ, असत्य जिसको कह सकते हो, तो ये फाल्सहुड हो सकता है हमारा आंसर। हुपर क्या होता है? देखो, हुपर एक तरह का हंस होता है जो हुंकारता है, मतलब ऐसी आवाज़ करता है वो, जैसे कबूतर को सुना होगा, वैसे ही एक तरह का हंस होता है जो हुंकार भरता रहता है। और ये परजरी, जरा इसको समझो। परजरी क्या होता है? ये होता है कसम खाकर झूठ बोलना। कोर्ट में लोग कसम खाते हैं, गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, पर कहते सच नहीं है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं परजरी, कसम खा के झूठी गवाही देना। ठीक है, या झूठा प्रमाण देना, वो होता है परजरी। मीनिंग आपको पता चल गई। कभी ये आंसर भी हो सकता है, आज खैर ऑप्शन है, आज का जो आंसर है वो क्या होगा? वो होगा फाल्सहुड। किसी दिन ये बाकी के वर्ड भी आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक, जिसमें ब्लास्फेमी बहुत बार आया है, परजरी भी आया है। ऊपर का अभी क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया गया था, आपको खाली एक तरह से क्या कहते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का आपका, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आप साइनोनिम बताइए किसका? अंडरलाइन वर्ड का। और अंडरलाइन किया हुआ है ये सस्टेनेबल। सस्टेनेबल के बाद क्या लिखा है? डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो इन्होंने कहा कि सीड्स का यहाँ पूरा दिया है, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स। तो सीड्स जो है वो रिमेन अ स्पेशल केस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन व्यू ऑफ देयर यूनिक एंड पार्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि अ लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट, अ ड्यूरेबल डेवलपमेंट, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग और एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी या पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना जो हम लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
अपने एसएसटी में पढ़ा होगा ये चीज़। तो रेयर का मतलब क्या होता है, हार्डली कॉस्टली से बना हुआ है। रेयर मतलब शायद ही कभी कोई चीज़ होती है तो उसको रेयर कहते हैं, ये लगेगा नहीं। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो नष्ट नहीं होता, जो नुकसान नहीं करता। तो सस्टेनेबल क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब जो बहुत दिन तक टिकाऊ होता है, ठीक है। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या हुआ, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सस्टेनेबल टिकाऊ होता है और इम्पेरिशेबल का मतलब होता है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारा साइनोनिम तो मिल गया हमको। अच्छा, अनसुटेबल के यहाँ कोई लेना देना नहीं, जो उचित ना हो। और वास्ट का मतलब होता है बहुत विस्तृत होता है, बहुत दूर तक फैला हुआ, मतलब स्प्रेड इन अ वास्ट एरिया, वाइड वास्ट होता है ना, बहुत दूर तक फैला हुआ। तो इसका भी यहाँ कोई लेना देना नहीं। हालांकि वर्ड सारे अच्छे हैं, जिसमें आंसर आपका है इम्पेरिशेबल और वास्ट वगैरह फिर किसी दिन आंसर होंगे, ठीक है। अभी तो ऑप्शन है, आंसर भी किसी दिन बनेंगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें S1 और S6 दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग देखो क्या लिखा है, अ मोमेंट कम्स, अ मोमेंट कम्स। अब इन्होंने कहा कि जब इन्होंने कहा कि कोई एक पल है जो आता है, उसके बाद क्या करें, लॉन्ग सप्रेस्ड, फिर करें एंड व्हेन द सोल ऑफ नेशन, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि व्हिच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री। तो एक ऐसा मोमेंट है जो व्हिच कम्स मतलब जो आता है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत कम ही आता है। आगे लिखा है व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ द ओल्ड टू न्यू, जब हम ओल्ड से न्यू की ओर स्टेप अप करते हैं। तो ऐसा मोमेंट इन्होंने कहा कि बहुत कम ही आता है जब हम ओल्ड से न्यू की ओर स्टेप आउट करते हैं। व्हेन एन एज एंड्स, जब एक युग का अंत होता है। और व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन, जब किसी देश की जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो क्या होता है, फाइंड अटरेंस, उसकी आत्मा को क्या मिलता है, शब्द मिलता है, बाणी मिलती है, अटरेंस मिलता है। और वो जो लॉन्ग सप्रेस्ड, कौन है लॉन्ग सप्रेस्ड बताओ, लॉन्ग सप्रेस्ड है ये सोल ऑफ नेशन, जो हमारे देश की आत्मा है वही लॉन्ग सप्रेस्ड है, जो बहुत दिन से दबी हुई कुचली हुई होती है, ठीक है। तो अब आपको अरेंजमेंट मिल गया होगा कि ये जो लिखा है सोल ऑफ नेशन, इसी के बाद क्या लगेगा, लॉन्ग सप्रेस्ड, मतलब हम बी के बाद ए लगाएंगे, ये बात करीब करीब फिट है, बी के बाद ए लगाएंगे, ठीक। लेकिन कि बी की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एंड से हो रही है। एंड व्हेन बी से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन यहाँ लगा हुआ है, व्हेन यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब हम बी को किसके बाद लगाएं, डी के बाद लगाएं, डी बी ए, ठीक है ना। तो अब आप जरा डी बी ए ढूंढिए किस में है, इसमें है डी बी ए, इसमें तो डी बी ए है नहीं, इसमें भी डी बी ए नहीं है, इसमें भी डी बी ए नहीं है। देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है तो हो ही जाएगा, अ मोमेंट कम्स व्हिच कम्स, एक ऐसा पल है जो आता है। और जब आता है, हालांकि रेयरली आता है हिस्ट्री में, जब एक युग का अंत हो और एक नए युग की शुरुआत हो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया, क्योंकि जितने भी कनेक्शन हैं उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन अगला आपका। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो इसको पैसिव एक्टिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। किसको चेंज करना है, सूरज इज लव्ड बाय शिवा। इज लव्ड का मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, बाय शिवा है तो अब शिवा को आगे कर लो, ठीक है। और इज लव्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, शिवा सिंगुलर है तो लव में क्या लगा दें, एस लगा दें, शिवा लव्स सूरज। ऑप्शन ढूंढो, शिवा लव्स सूरज, ठीक है ना। यहाँ देखो इज के साथ बीन लगता नहीं है, ये गलत हो गया। और शिवा के साथ देखो वर्ब, प्लूरल वर्ब लगनी नहीं है, गलत हो गया। अगर यहाँ हम सिर्फ लव्ड लगा देते हैं तो क्या लग जाता, वाज लव्ड हो जाता, तो फिर हाल पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, इकलौता ऑप्शन है सेकेंड वाला। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तो कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा कि जो ये सेंटेंस है, ये इसके 4 पार्ट को अलग अलग सेंटेंस में अंडरलाइन किया है। देखो यहाँ क्या किया, सो आई नेवर लाइक्ड हिम को अंडरलाइन किया, यहाँ एंड अवॉइडेड हिज कंपनी अंडरलाइन किया, यहाँ ही ऑलवेज बीन को अंडरलाइन किया, और यहाँ लिखा अ ग्रम्पी मैन को अंडरलाइन किया, ठीक है। अब हम देखें कि इसमें किस वाले पोर्शन में एरर है, तो हम यहाँ देखेंगे ही नहीं बच्चा ना, हम सीधे कहाँ देखेंगे, यहाँ देखें, ही वाज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन, वो हमेशा एक ग्रम्पी आदमी रहा है। तो अब देखो यहाँ पर वाज लगा है और वाज के बाद बीन लगा है,
तो एज़ फार एज यू नो, आई थिंक कि आपको ये पता होगा कि हम बीन को वाज के बाद नहीं लगाते हैं। बीन किसके बाद लगता है? जब हम हैज या हैव या हैड लगाए होते हैं तो हैज हैव हैड के बाद बीन लगता है ना, वाज के बाद या इजमार के बाद तो बीन लगता नहीं है। तो मतलब यही वाला पोर्शन गलत है और इसको कहाँ किया गया है? ये आपको ये वाला पोर्शन अंडरलाइन किया है। तो आंसर कौन सा होगा आपका? फिलहाल थर्ड वाला है, ठीक है ना। थर्ड में उस पोर्शन को अंडरलाइन किया गया है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो थर्ड विल बी द आंसर, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंटोनिम बताना है, किसका? इंटेंशनल का बताना है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इंटेंशन, ठीक है, TION होगा, ठीक है, और यहाँ इन लगा दो। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा। ये हो गया आपका इरादा। तो इरादा इंटेंशनल हो गया कि तो जो काम आपने इरादतन किया है, इरादतन का मतलब जानबूझकर, पहले से प्लान बनाकर, तो इसका एंटोनीम क्या हो जाएगा? अनप्लान्ड हो जाएगा। इंटेंशनल क्या हो गया? प्लान्ड हो गया, ठीक है। इंटेंशनल ये प्लान्ड है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? अनप्लान्ड हो गया। बाकी के वर्ड जानना आपका हक है, अब जाने, बिल्कुल जाने। कार्डियल का मतलब क्या होता है? कॉर्ड होता है, CORD, वो दिल से संबंधित होता है। कार्डियल का मतलब क्या हुआ? हार्दिक, दिली। हमारी कोई इच्छा होती है तब कहते हैं इट इज़ माई कार्डियल डिज़ायर, मतलब ये मेरी हार्दिक इच्छा है। कार्डियल विशेज मतलब हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, ये कार्डियल होता है, हार्दिक है, ठीक। हार्दिक पांड्या की बात नहीं कर रहा मैं। एमिएबल, एमिएबल जहाँ भी AMI लग जाए उसको समझ लो किसके लिए लगा है? फ्रेंड के लिए। एमिएबल, एमिकेबल ये क्या होते हैं? फ्रेंड के तरह से, मित्रवत, फ्रेंडली आप समझ सकते हो। इनएनिमेट, देखो तो एनिमेशन सुना होगा आपने। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन में चम्मच बोलता है, चम्मच ने कलछुल से कुछ कहा होगा, नीम ने आम के पेड़ से कुछ कहा, तो हम निर्जीव को सजीव की तरह ट्रीट करते हैं। अब उसी, वो तो एनिमेशन हो गया। इनएनिमेट करने का मतलब क्या हुआ? एनिमेट सजीव के लिए हो जाता, तो इनएनिमेट किसके लिए लग जाएगा? नॉन लिविंग के लिए लग जाता है, निर्जीव के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो इनएनिमेट हो गया। फिलहाल आपने चारों वर्ड का मतलब समझ लिया और यहाँ पे आंसर आपका क्या था? अनप्लान्ड था। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बड़ा है, इसमें A, B एक में दिखेगा और C और D अलग से दिखेगा। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द 1995 वर्ल्ड समिट फॉर social development had also emphasized the pivotal role of women in eradicating poverty and mending the social fabric। जो 1995 में वर्ल्ड समिट हुई थी सोशल डेवलपमेंट पर, उसमें इस बात पर एम्फेसाइज किया गया था कि जो पाइवेटल रोल है वुमेन का, पाइवेटल रोल का मतलब कोर, कोर का मतलब क्या होता है? बहुत सेंट्रल रोल होता है, केंद्रीय भूमिका। जो महिलाओं की केंद्रीय भूमिका है किसमें? इन इरेडिकेटिंग पावर्टी, पावर्टी को, गरीबी को दूर करने में और सोशल फैब्रिक को बनाने में, इस पर महिलाओं की भूमिका पर एम्फेसिस दी गई थी 1995 के वर्ल्ड समिट में। चलो एक बात बी में कहा कि वुमेन आर रेशनल इन अप्रोच, जो महिलाएं हैं वो अपनी अप्रोच में तार्किक होती हैं, केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशंस, सिचुएशंस को हैंडल करने में बड़ी केयरफुल होती हैं, एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल, और चीज़ों को बहुत जितना संभव, यथासंभव बेहतर ढंग से करना चाहती हैं। तो यहाँ बेस्ट ग्रामेटिकली गलत है, यहाँ होना चाहिए एज वेल एज, ठीक है। ये एज वेल एज एंड वाला नहीं है, वेल है क्या? काम करने का तरीका हो गया, बेहतर ढंग से, वेल हो गया, एज वेल एज पॉसिबल मतलब इतना अच्छे ढंग से जितना कि पॉसिबल है। तो ये भी महिलाओं के रोल पर डिपेंड किया। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम लोग, देखो C और D में। C में लिखा है कि द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, अब वहाँ पे कौन सी बात हो रही थी? 5th की बात हो रही थी ना शायद, देखें तो यहाँ पर क्या थी? अच्छा नहीं, 1995 की कमिट की बात हो रही, समिट की बात हो रही है, 4th 5th की बात ही नहीं है। तो द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग सितंबर 1995, अच्छा यही 1995 वाली बात हो रही है। तो यहाँ पूरा इन्होंने बताया 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग इन सितंबर 1995।
तो जो उसके पहले ए वाला दिया है तो ये इसके बाद में ही होगा, हर हाल में इसके बाद होगा। तो हम सी के बाद ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस वर्ल्ड समिट की बात हो रही है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, उसी का जिक्र ए वाले में किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि हैड एम्फेसाइज्ड दैट, इसमें ये एम्फेसिस दी गई थी कि नो एंडेवरिंग सोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इज मोस्ट थ्रेटनिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कुड बी फाउंड। इन्होंने कहा कि जो दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा थ्रेट करने वाली सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई सोल्यूशन तब तक पॉसिबल नहीं है, मिल सकता है, कब तक, जब तक विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पावर, ठीक है ना, जब तक हम वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। तो सी पहले हो गया, ए बाद में हो गया। डी में लिखा है कि टूडेज वुमेन इज हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन। आज की जो महिलाएं हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है, अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फंक्शंस इन द प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन में भी एंड द पब्लिक डोमेन, साथ ही साथ दुनिया के प्राइवेट और पब्लिक दोनों डोमेन में ये इसी तरह से इम्पोर्टेंट है, वो अपना काम कर रही हैं। तो अब बताओ कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। आज, टुडे आज महिलाओं की क्या स्थिति है, इस सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है कौन, डी। तो हमको तो ये लग रहा है कि हम डी से इसे क्या कर दें, डी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। डी से स्टार्ट करने के बाद हम अपना बी वाला सेंटेंस लगा लें, क्योंकि वुमेन के बारे में उसने कहा कि महिलाएं तार्किक हैं, आजकल तर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ज़रा मैं आपको इसको क्लियर करके फिर कनेक्ट कराता हूँ। इसमें डी वाले में बताया आज महिलाएं कैसी हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है, अलाइव हैं। और बी में देखो क्या कहा था इन्होंने, ठीक है, बी में क्या कहा था कि वुमेन आर रेशनल इन अप्रोच। तो सेम चीज़ कह रहे हैं, जो डी में कह रहे हैं उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है बी में। तो डी का मैटर कंटिन्यू किया गया बी में, और सी का मैटर, सी में कहा था 1995 में एक समिट हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सी के मैटर को कंटिन्यू किया ए में। तो ठीक है, डी ओपनर भी है, तो डी के बाद डी का और बी का पेयर बन गया, और सी का और ए का पेयर बन गया, और सी ए वाला पेयर डी बी वाले के बाद में ही लगेगा, क्योंकि डी जो है वो सेंटेंस की ओपनिंग कर रहा है। तो डी बी सी ए ढूंढ लो, कोई ऑप्शन इस तरह का मिलता है, मिलना तो ज़रूर चाहिए। डी बी सी ए ये मिला हमको, डी बी सी ए, ठीक है। तो ये चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन में, और आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है एंटोनिम किसका, प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन किससे बना हुआ है, प्रोहिबिट से बना हुआ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, किसी आदमी को कोई काम करने से मना करना, रोकना। तो एक तरह से ये क्या होता है, निषेध करना, ठीक है, ये क्या हो गया, निषेध करना। तो प्रोहिबिशन निषेध हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन भी निषेध हो गया, इनहिबिशन का मतलब भी निषेध हो गया, और डायरेक्शन का मतलब निर्देश देना, कुछ नहीं होगा। परमिशन का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। तो तीन निषेध हो गए, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन एंड इनहिबिशन निषेध में आ जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन भी होता है, प्रिवेंट करना, वो भी निषेध में ही आता है। डिबार हो गया, एब्सटेन हो गया। अच्छा, इन सब का अपोजिट क्या हो जाएगा, अलाउ करना हो गया। तो आपका एंटोनीम जो मिला वो कौन सा है, परमिशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहे हैं इसमें कि आप एक एरर ढूंढो। एरर ढूंढो क्या है कि माई मदर इज अ ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी। जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट। तो इसके पहले क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। तो ये गलत है, आपका एन होना चाहिए यहाँ पे, पहला वाला आंसर हो गया। तो ये एकदम बच्चों वाली एरर थी, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टेटमेंट क्या है, समथिंग बिलोंगिंग टू आर सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अर्लियर पीरियड से, जो बहुत प्राचीन काल से रिलेटेड हो, या तब से वो बची खुची चली आई है, ठीक है। ऑप्शन ले लो। रेलिक का मतलब क्या होता है, अवशेष। अवशेष क्या होता है, बहुत पुराना, प्राचीन काल का, सिंधु घाटी सभ्यता का, मौर्य काल का, वैदिक काल की कोई चीज़ जो उसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको हम अवशेष कहेंगे। तो जो रेलिक होता है वो किससे रिलेटेड होता है, इट इज़ रिलेटेड टू एंटीक। कोई बहुत प्राचीन चीज़ से ये रिलेटेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, जो अभी तक बचा हुआ है। डायनासोर
अब देखो डायनासोर समथिंग नहीं है, वो क्या है, एनिमल है, और वो अभी तक नहीं चला आ रहा है ना, डायनासोर विलुप्त हो गए तो वो अब सर्वाइविंग तो नहीं हो पाएंगे ना, इसलिए ये नहीं आएगा आंसर में। रूइन का मतलब क्या होता है, खंडहर। अब आप कहेंगे खंडहर भी तो पुरानी चीज़ों का होगा, नहीं हो सकता है पुरानी चीज़ों का, तो खंडहर नई चीज़ों का भी हो सकता है। आप कोई मकान बनवाइए, 10 साल उसकी देखभाल ना करिए, ढह जाएगा तो क्या बन गया, रूइन हो गया। लेकिन रेलिक जो होता है, रेलिक क्या होता है, वो प्राचीन काल 1000-2000 साल पुराने चीज़ों से वो कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब रहा आपका वेस्टेज, ठीक, इसका मतलब होता है ना कोई निशान, या आप ये कह सकते हो ना कोई मार्क, कहीं पर चेहरे वहरे पर या कहीं पर कोई निशान पड़ा होता है, मार्क होता है। तो आंसर इसमें से कौन होगा, ये होगा रेलिक वाला, बाकी सब नहीं होंगे। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको आप बताइए, क्या उसकी एंटोनिम बताइए। तो दे प्रेज्ड हर फॉर हर ब्रेवरी। तो प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो एक वर्ड होता है इसके लिए लॉर्ड, ठीक है ना। एक वर्ड होता है इसके लिए प्रेज के लिए एडमायर, ठीक है ना, एडमायर हो गया। और आप लगाना चाहो तो अप्रिशिएट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब वर्ड हैं किसके लिए, तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के। ग्लोरीफाई भी लगा सकते हो। तो तारीफ का उल्टा आपको बताना है, अपोजिट बताना है। तो देखो डिफेंडेड का मतलब क्या हुआ, बचाव करना, तो ये ना तो उसका साइनोनिम हो गया ना तो एंटोनिम हो गया, इनको काटो। एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ये भी लो, एक वर्ड और ले लो ना उसके सिमिलर में। असाल्टेड का मतलब क्या होता है, हमला किया, अटैक किया, तो ये इसका लेना देना ही नहीं है। और रिब्यूक का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, चाइल्ड, स्कोल्ड, बुरा भला कहना उसको। तो एक तरफ से आप प्रशंसा कर रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या उसको डांट कर रहे हो। तो ये चौथा वाला आंसर होगा आपका, जो आपके वर्ड प्रेज्ड का अपोजिट होगा, रिब्यूक्ड, स्कॉल्डेड, चाइडेड, रिप्रिमेंडेड, ठीक है, रिप्रोच्ड, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप सुटेबल जो वर्ड सेगमेंट है, यहाँ पे देखो फ्रेज लगे हुए हैं, क्या होगा, पिंटू हैज़ बीन एडवाइज्ड, पिंटू को ये सलाह दी गई है कि रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो उसके फैमिली डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि स्मोकिंग को कम करो, रिड्यूस करो। तो अब ये स्मोकिंग की हैबिट है, उसको कम करने के लिए आप अप डाउन तो ऊपर नीचे करना होगा, है नहीं, लोअर डाउन। अच्छा, जब लोअर लगाए हो तो डाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कट डाउन होता है, कटौती करना, रिड्यूस करना, डिड्यूस करना, कटौती करना, कम करना किसी चीज़ के कंजम्पशन को, उसको कहते हैं कट डाउन करना, ठीक है, लेस डाउन नहीं होगा, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट में, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें क्या कह रहे हैं, आपको एंटोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन पोर्शन का। अंडरलाइन पोर्शन क्या है, कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड का मतलब क्या हुआ, टकराना। कन्फ्रंट करना मतलब होता है मुठभेड़, मुकाबला हो जाना, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या होगा, कन्फ्रंट हो गया मुकाबला। चलो करते हैं मुकाबला, ठीक है। आई कन्फ्रंटेड द जर्नलिस्ट विद द एविडेंस, में जर्नलिस्ट से भिड़ गया। विद द एविडेंस का मतलब सबूत के साथ, सबूत ले करके मैं जर्नलिस्ट से भिड़ गया। तो देखो एनकाउंटर का मतलब भी होता है भिड़ जाना, तो ये सिमिलर हो गया। रजिस्टेड का मतलब क्या होता है, रजिस्ट करना, मतलब क्या हो, एक तरह से ये भी रोकना हो जाता है। रजिस्ट करना मतलब किसी का विरोध करना। तो अगर आप किसी का विरोध कर रहे हो तो आप उससे भिड़ ही रहे हो। चैलेंज करना मतलब भी हो गया आप उससे भिड़ गए। तो तीन वर्ड तो सिमिलर हो गया, एनकाउंटर, रजिस्टर्ड और चैलेंज, ये तीनों भिड़ गए, कन्फ्रंटेड हो गया उधर। अब एक वर्ड बच रहा है अवॉइडेड। अवॉइडेड का मतलब क्या हुआ, आप बगल से, भिड़ना नहीं, बगल से निकल जाना, अवॉइड करना, उससे बच निकलना, ठीक है, टकराना नहीं, बच निकलना। तो ये क्या किए, कन्फ्रंट किए, टकराए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, हम बच के निकल ले रहे हैं। तो ये होगा आपका एंटोनिम, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं कि एक सेंटेंस दिया है जिसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो। पैसिव वॉइस में चेंज करने के, देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी है,
जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो इसकी पैसिव वॉइस में क्या होती है बच्चा लोग, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्यों ना सबसे पहले हैड बीन ही ढूंढें। ये वाज बीइंग लिखा है, नहीं होगा। ये हैज़ बीन है, नहीं होगा। ये वाज रिगार्डेड है, नहीं होगा। ये हमको मिला हैड बीन, और चौथा हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। यहाँ जो सेंटेंस लिखा था इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके और जो आपका आंसर आया उसमें से चारों को मैच करोगे तो इट विल टेक मच टाइम। ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा एंड यू हैव नॉट मच टाइम। आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो एक्ट स्मार्ट। एक्ट स्मार्ट मतलब ओवर एक्टिंग नहीं। आप समझदारी से काम लो। सिर्फ वर्ब को पकड़ो, वर्ब को तोड़ो, समझ में आ जाएगा, वहीं से पता चल जाए। देखो अब इसमें हमने क्या किया, खाली हमने देखा हैड रिगार्डेड का क्या बना, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म। पहले हैड बीन ढूंढ लो, शायद एक ही ऑप्शन में हो। दो ऑप्शन में होगा तो एक एरर और ढूंढ लेंगे, कम से कम दो ऑप्शन का तो टाइम बच जाएगा ना। चलो आगे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा 15। क्या करें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ठीक नीचे से आ जाओ। बिलीव की स्पेलिंग करेक्ट है, ऑडिबल की स्पेलिंग करेक्ट है, थ्रोट की स्पेलिंग करेक्ट है। तो इनकरेक्ट किसकी है, प्रोनाउंसिएशन की। अब देखो एक वर्ड होता है प्रोनाउंस, प्रो लगाओ और उसमें नाउंस लगाओ, नाउन में नाउन लगाओ, सी लगाओ, प्रोनाउंस होता है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं तो ये NUN हो जाता है। ठीक है ना, NOU नहीं, NUN हो जाता है, CIATION प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें जो ये ओ लगा हुआ है वो इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर कौन सा होगा आपका, पहला वाला होगा। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है रिनाउंस। ठीक है, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है ना गृह त्याग करना, जो महात्मा बुद्ध ने किया था। अब जब आप इसका नाउन बनाओगे तो रेनन्सिएशन, देखो केवल यू हो जाएगा, रेनन्सिएशन हो जाता है। ठीक है ना, गृह त्याग। ऐसे दो वर्ड हैं, प्रोनाउंस और रेनाउंस। उसका नाउन बनेगा प्रोनाउंसिएशन और रेनन्सिएशन, तो ओ हट जाएगा, NUN हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें इडियम या फ्रेज है दिया हुआ। तो सिचुएशन दे रखी है, आपको इडियम ढूंढना होगा। सिचुएशन क्या है, द बेटर यू नो समवन। आप किसी को जितना अच्छी ढंग से जानते हैं तो द लेस यू लाइक हिम, तो उतना ही कम पसंद करेंगे उसको। ये एक अजीब सी बिना है। जितना हम किसी को कम जानते हैं उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी को जितना ज़्यादा जानते जाते हैं वैसे वैसे वो हम उससे हमारी पसंद कम होती जाती है। वो जब देखो मतलब ज़्यादा जानोगे तो उसकी पूरी हकीकत जान जाओगे, फिर वो कम पसंद आएगा आपको। तो इसका मतलब जो फेमिलियरिटी है आपकी, जो किसी से बहुत गहरी जान पहचान है, वो उसके प्रति क्या पैदा करेगी, एक अरुचि और डिसलाइकिंग पैदा करेगी। मतलब हो गया कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, हो गया। अच्छा, सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या, देखो मुहावरे में जो रेनी डे होता है ना, वो मुसीबत या हार्ड डेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, संकट के दिन, कठिनाई के, ट्रबल के लिए, डिफिकल्टी के लिए यूज किया जाता है। सेव फॉर रेनी डेज का मतलब हुआ कि आप जो कुछ कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा आप मुसीबत के दिनों के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, वो सेव फॉर रेनी डे होगा। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना। आप हमारा कोई राज जानते हैं, किसी बात पर मनमुटाव हुआ, आपने हमारे वो सारे भेद खोल दिए, तो स्पिल द बीन्स हो गया। अच्छा, एलिफेंट इन द रूम है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें हाथी कैसे आएगा भाई, और अगर आ गया तो क्या होगा, एक मुसीबत होगी ना, एक डिफ़िकल्टी, एक ट्रबल, एक परेशानी ही तो खड़ी होगी। तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या, कोई बहुत बड़ी परेशानी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका। देखिए तो 19 क्या कह रहा है। 19 में आपको वन वर्ड बताना है, किसका, अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एक ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है, एल्कोहल नहीं लेता, उसको हम क्या कहते हैं, टी टोटलर कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना जरा, स्पेलिंग कायदे से देखना। चाय वाला टी नहीं है, TEE है। टोटलर में टोटल है, उसके बाद LER लगा हुआ, टी टोटलर मतलब शराब से दूर रहने वाला। सेलिब्रेट एक वर्ड दिया है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आजीवन, पूरे लाइफ लॉन्ग फिजिकल रिलेशन किसी से नहीं बनाए हैं, किसी के साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, ऐसे आदमी को हम कहते हैं सेलिब्रेट। ठीक है ना।
अब एब्सटेन है, एब्सटेन का मतलब होता है आप किसी चीज़ से, किसी चीज़ के सेवन से दूर रहें। जैसे आप शराब से दूर रहते हैं तो उसको कहते हैं एब्सटेन। लेकिन वो क्या होता है, शराब से दूर रहना। एब्सटेन क्या है, एक वर्ब है, इसलिए यहाँ आंसर नहीं। यहाँ क्या था, एक पर्सन के बारे में बताओ तो वो टीटोटलर था, ठीक है ना। एब्सटेन नहीं होगा, बिकॉज एब्सटेन इज नॉट अ पर्सन, एक वर्ब है वो। वेजिटेरियन एक पर्सन होता है। वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है कि नॉनवेज ना खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आप एक इडियम दी हुई है, इस इडियम का मीनिंग बताओ। तो इन अ सूप, इन अ सूप, सूप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कप है या कटोरी है, ठीक है, मान लो ये इसी में अब कप है, ये इसमें चाय होती है, लेकिन मान लो कि इसमें सूप है, ठीक। चलो सूप वाला बना देते हैं ना कटोरी आपकी, ये हो गई, ये हो गई, और ये रही आपकी कटोरी, ठीक है ना, इसमें सूप है, ठीक। तो सूप में अगर कोई चीज़ आ जाए, मान लो आप सूप पी रहे हैं, गर्मा गर्म सूप होगा, उसमें मक्खी पड़ जाती है, तो उस आपकी हालत क्या होगी ये नहीं पूछा जा रहा, मक्खी की क्या कंडीशन होगी। तो मक्खी की कंडीशन होगी ना, बेचारी बड़ी मुसीबत में होगी ना, तो बड़ी मुसीबत में होगी। तो इन असूप का मतलब क्या होगा, इन ट्रबल, मतलब बड़ी परेशानी में, बड़ी मुसीबत में आ गई है वो। नेक्स्ट आ जाओ, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 से 25 की कहानी वही है जो रोज करते हैं हम लोग। एक पैराग्राफ, 5 खाली जगह हैं, उनके लिए नीचे ऑप्शन मिलेंगे, तो किस जगह पर क्या लगाना है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा, इन द 19th सेंचुरी देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। एज अ रिजल्ट, नतीजा ये हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट द डैश एंड वेंट टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज। अच्छा, जब वो जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज, लोग शहरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट कहाँ से आ रहे होंगे, फिर गांव से आ रहे होंगे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा गांव, ठीक है ना, पहले वाले में। आगे आ जाओ टुडे। तो ये बात कब की थी, 19th सेंचुरी की थी। आज की बात कर रहे हैं टुडे, इस समय क्या होगा, इट इज़ द रिवर्स। इट इज़ द रिवर्स का मतलब क्या होगा, लोग शहर से गांव की ओर जा रहे हैं, यही ना, रिवर्स होगा तो क्या होगा। 19th सेंचुरी में गांव से शहर आए थे, आज रिवर्स हो रहा है, मतलब शहर से गांव जा रहे हैं, थोड़ा ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जा रहे हैं, शहर की इस धुआं और पोल्यूशन से दूर जा रहे हैं। देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको कि इन सेवरल मेजर सिटीज़, कुछ बड़े बड़े शहरों में हो रहा है कि पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट, लोग शहर से बाहर मूव करना शुरू किए हैं। क्यों किए हैं, दे वांट अ क्लीनर एंड डैश एनवायरनमेंट। उनको क्या चाहिए, एक क्लीनर। क्लीनर का मतलब देखो, अगर ये कॉम्परेटिव डिग्री है तो यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए। क्लीनर लगा हुआ है तो क्लीनर से ही मिलता जुलता, क्लीनर के साथ फाइनर हो सकता है या प्योरर, मोर प्योर हो सकता है, इस तरह का कोई, ठीक है। क्लीनर से मिलता जुलता और कॉम्परेटिव डिग्री में हमें कोई यहाँ फिलर चाहिए, ठीक है। तो लोग क्यों शहर से गांव की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि दे वांट अ क्लीनर एंड डैश एनवायरनमेंट, ठीक। देयर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड पावर जनरेशन। जैसे पावर जनरेशन वाले वो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, या हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील एंड आयरन एंड स्टील अथॉरिटी हुआ करती थी। इस तरह की इंडस्ट्रीज में इस समय जॉब क्या है, वो कम हो गई हैं, ज़्यादातर काम मशीनों से होने लगा है। पता लगा एक मशीन 100 मजदूरों का काम कर रही है, एक मजदूर उसको चलाने के लिए रख दिया गया, काम खत्म, पैसा लोगों का बच रहा है, ठीक। यहाँ इन्होंने कहा कि डैश देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज। इन्होंने कहा कि बड़ी इंडस्ट्रीज में तो काम कम हो गया है, जॉब घट गई है, जबकि, ठीक है ना, जबकि और बल्कि कह सकते हो, बल्कि जो मोर जॉब है वो कहाँ है, सर्विस इंडस्ट्री में। जैसे सर्विस इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, फूड डिलीवरी हो गई, इन सारे इंडस्ट्रीज में बड़ी इंडस्ट्रीज की अपेक्षा ज़्यादा जॉब मिल रही है। बिसाइड इसके देखो, बिसाइड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। अच्छा, बिसाइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ होना चाहिए था बिसाइड्स, इन्होंने ग्रामर का सत्यानाश कर रखा है, बिसाइड नहीं बिसाइड्स होना चाहिए। बिसाइड्स मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आजकल का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट वगैरह आ गया है, हैव मेड इट ईजियर टू फॉर पीपल, अब लोगों के लिए आसान हो गया है, टू डैश टू वर्क फॉर इवन वर्क फ्रॉम होम,
तो जो अब जो होता है, देखिए पहले क्या होता था, आदमी जैसे जहाँ काम करता है, जिस ऑफिस में काम करता है, जिस फैक्ट्री में काम करता है, उसके आसपास में रहा करता था। अब ट्रांसपोर्ट के इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए हैं कि आदमी जहाँ काम करता है वहाँ से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर घर बनवा के रह रहा है। क्योंकि साधन क्या है, बसें हैं, मेट्रो है, कार है, बन से मेट्रो पकड़े चले आए, पता लगा 40 किलोमीटर जाना है, मेट्रो में पता लगा 40 मिनट में आ जाएंगे, 50 मिनट में, ठीक, घंटे भर में। तो इसलिए अब लोग क्या होते हैं, शहर की इस भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर निकल के घर बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसने हमें एक जगह से दूसरी जगह या काम पर जाना बहुत आसान कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, काम पर जाना डेली यात्रा करने के लिए लगा है। वो लोग जो MST बनवा लेते हैं, महीने भर का टिकट एक बार में लेके पास बनवा लेते हैं और रोज़ आते जाते हैं, तो जो रोज आते जाते हैं उनके आने जाने के लिए यहाँ कोई वर्ड लगाना होगा हमको। कम्यूट वर्ड आ सकता है यहाँ पे। कम्यूट का मतलब क्या होता है, जब हम डेली यात्रा करते हैं, वो लोग होते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का नतीजा ये आया कि 21st सेंचुरी विल बी, क्या होगा, स्प्रेड सिटीज का। स्प्रेड सिटीज का मतलब क्या हुआ, स्प्रेड सिटीज मतलब शहर बड़ी दूर दूर फैल गए हैं, बड़ा मतलब दूर तक फैल गया शहर। सिटीज आर ग्रोइंग फास्ट, शहर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बट डैश अवे मतलब क्या हुआ, फ्रॉम सिटी सेंटर्स, जो शहर का सेंटर है उससे वो दूर हो रहे हैं, उसे आउट। शहर बढ़ तो रहा है लेकिन वो शहर का जो केंद्र है वहाँ पे घनत्व तो नहीं बढ़ रहा। अब क्या होगा, लोग शहर से 30-40 किलोमीटर दूर करीब जाके रह रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, चूजिंग टू लिव 40, 50 या 60 किलोमीटर्स अवे। तो यहाँ क्या होगा, शहर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं भरना। तो इस पहले वाले पे क्या लगाओगे, कहा था ना कि लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे थे, तो पहला ऑप्शन लो बेटा। यहाँ क्या है, लोग कहाँ क्या छोड़कर, विलेज छोड़कर शहर जा रहे हैं, कि सिटी छोड़कर सिटी जा रहे हैं, कि कंट्री छोड़कर सिटी जा रहे हैं, कि कॉलोनी छोड़कर सिटी जा रहे हैं। तो लोग क्या होते हैं, गाँव छोड़कर शहर जा रहे थे। नीचे वाले में क्या था, दूसरे वाले फिलर में आ जाओ, ठीक है। तो ये दूसरा वाला फिलर है। यहाँ क्या रहा है कि दे वांट अ क्लीनर डैश एनवायरनमेंट, क्लीनर डैश एनवायरनमेंट। इन्हें क्या चाहिए, क्लीनर ग्रीनर एनवायरनमेंट, क्लीनर वर्स एनवायरनमेंट, डार्क, ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री नहीं लगेगा। हायर एनवायरनमेंट, ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये कॉम्परेटिव डिग्री। तो क्लीनर एंड हायर एनवायरनमेंट नहीं, क्लीनर एंड वर्स, वर्स का मतलब बुरा और बुरा, बिल्कुल नहीं। क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। अब हमें क्लीनर से मिलता जुलता लगाना है ना, तो आगे आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये तो पूरी वाली बात हो गई, दे आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्री, मतलब भारी भरकम स्टील वगैरह की इंडस्ट्री थी, उसमें पावर जनरेशन है, उसमें जॉब कम हो गई हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज, और बैंकिंग, टूरिज्म, इस तरह की सर्विस इंडस्ट्री में जॉब ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ क्या लगाना होगा हमको, बल्कि, बल्कि हो गया, ठीक है। ऑप्शन ले लो। तो अरे यार आ जाओ, ये हो गया। इंस्टेड का मतलब क्या हो गया, बल्कि, ठीक है। उसमें नौकरियां कम है, बल्कि इसमें ज़्यादा हो गई। क्लियरली लगेगा नहीं, ऑफ कोर्स लगेगा नहीं। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। अब बताओ, अगर हम कहें कि हैवी इंडस्ट्रीज में नौकरियां कम हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री में ज़्यादा है, तो क्या लगाओगे, हैवी इंडस्ट्रीज में नौकरियां कम है फिर भी टूरिज्म इंडस्ट्री में ज़्यादा है, कि बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री में ज़्यादा है। तो नेवरदलेस ना लगा के हम क्या लगाएंगे, इंस्टेड लगाएंगे, बल्कि लगाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये रहेगा। नेक्स्ट में आ जाओ, चौथा वाला फिलर ये रहा आपका। यहाँ क्या है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो आज का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, हैव मेड इट ईजियर फॉर पीपल, वो लोगों के लिए आसान कर दिया है, टू डैश टू वर्क, कि वो रोज़ यात्रा करके जहाँ काम करते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमको, और यात्रा करने के लिए लगेगा। तो यात्रा करने के लिए कैलकुलेट नहीं लगेगा, कम्युनिकेट नहीं लगेगा, कंप्यूट नहीं लगेगा, बल्कि कम्यूट होगा। मैंने कहा था ना, जो रोज़ यात्रा करते हैं उनको क्या कहते हैं, कम्यूटर कहते हैं, कम्यूटर। तो डेली कम्यूट करना। कुछ लोग होता है नीचे, मान लो 25-30 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो डेली आते जाते हैं, MST बनवा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कम्यूट लगेगा। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है कि लोग शहर से बाहर बस रहे हैं, यही ना।
सिटीज हैं, स्प्रेड हो रही हैं, ग्रोइंग कर रही हैं फास्ट, बट डैश यहाँ लिखा क्या, अवे फ्रॉम सिटी सेंटर्स, शहर से दूर। तो बट क्या हो गया यहाँ पे बाहर के लिए, दूर के लिए कुछ ढूंढो। बाहर के लिए, ढूंढ के लिए क्या होगा, आउटवर्ड्स लगाओगे, डाउनवर्ड लगाओगे, अपवर्ड लगाओगे, इनवर्ड लगाओगे। तो क्या लगाओगे, आउटवर्ड, शहर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो बच्चा लोगों ये हुआ हमारा 25 क्वेश्चन। ये सेट नंबर कौन सा था, ये था सेट नंबर 35, ठीक है ना। सेट नंबर 35 के क्वेश्चन कितने हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। अब एक सेट और बचा है, चौथा हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 3 और बचेंगे। अभी से 4 बचे हुए हैं। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। तो चलिए ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में, जिसमें होगा सेट नंबर 36, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।